हेलो बच्चों। चलिए, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। यार, मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी स्क्रीन पे ये पेंसिल दिख रही होगी, राइट? अब ये जो पेंसिल है ना, ठीक है, ये कुछ तो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। यहां पे इस पेंसिल की जगह कोई और नहीं आ सकता, तो ये इसकी वॉल्यूम हो गई। अगर मैं वेइंग मशीन पे जाऊं और इसको रख दूं, ठीक है, तो इसका कुछ मास आएगा ग्राम्स में। तो ये क्या हो गया? मैटर। मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। अब इस मैटर में, ये मैटर बना किससे है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन, और जो जिससे ये बना है उनके बीच किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेन्ज्ड है, तो उसका स्ट्रक्चर, इन सब की स्टडीज जब हम करते हैं तो उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर से। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैटर की डेफिनेशन ही लिखी है कि मैटर क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसका कोई मास है। ठीक है। अब साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। अब मैटर को क्लासिफाई करने की हमारे पास दो तरीके हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम? उनको उनके स्टेट्स के हिसाब से, फिजिकल फेजेस के हिसाब से हम सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे हमने बचपन में भी पढ़ा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम इसे क्लासिफाई करते हैं। देखो, अब मैं आपको एक चीज पहले तो रियलिटी बता दूं यार। हमने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई किया है। क्लास नाइन्थ में जब आप पढ़ते थे तो आपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा था। अगेन वो दो स्टेट्स ऑफ मैटर थे जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। अगर मैं इन रियलिटी की बात करूं, सो देर आर अप्रोक्सीमेटली 35 to 36 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। लेकिन हमें उन सबको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स में यार जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। देखो, इसको ना मैं थोड़ा कोरिलेट करके समझाती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सो हमारे पास ना तीन तरीके के दोस्त होते हैं। एक दोस्त जिसके साथ हम डेली बैडमिंटन खेलने जाएंगे, ठीक है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट बडी, राइट? दूसरा होता है यार, महीने में ना पापा के ऑफिस में वो उनका ऑफिस वाले सर है पापा के, उनका बेटा है, तो उससे अपन महीने में एक बार मिल रहे हैं। ठीक है। फिर इसके साथ अपनी बॉन्डिंग थोड़ी कम है, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अपन महीने में एक बार मिल रहे हैं। फिर आता है यार वो दोस्त जिससे अपन ने सालों में भी बात नहीं की, बट अभी पिछले महीने जब बोर्ड्स का रिजल्ट आता था, तो फिर वो अपन को कॉल करता है, यार बता तेरा कितना रिजल्ट आया। तो यार अपनी ना इस बंदे के साथ तो बिल्कुल ही बॉन्डिंग नहीं है, अपना तो इससे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। बिल्कुल वैसे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है। सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स ना यार बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। गैस में क्या होता है यार? बहुत ही ज्यादा दूर है एक दूसरे से पार्टिकल्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ही कम है। ठीक है। अब सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं, तो वो एक दूसरे के पास में रह के कहीं और मूव नहीं कर पा रहे, बस जहां पे हैं बस वहीं पे वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन दिखाते हैं। लिक्विड्स ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि उनमें स्पेस है तो थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है। लेकिन और गैसेस की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है, तो जितना भी मोशन आपको कराना है आप करा सकते हैं। ठीक है। अब रही बात सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स का आपको पता है एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लेकिन लिक्विड के केसेस में क्या क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन? अगर मैं उसे बॉटल में रखूंगी तो इट विल टेक द शेप ऑफ द बॉटल। इफ आई पुट इट इनटू अ जग, इट विल टेक द शेप ऑफ द जग। तो ऐसा है भैया कि उसकी शेप फिक्स नहीं है बट उसकी वॉल्यूम फिक्स है। और गैस क्या है? गैस है घर की मम्मी। जैसे क्या होता है हमारे घर में, मम्मी के पास अपना रूम है, उनके पास अपनी कबर्ड्स है, वो अपने कबर्ड्स में अपना सामान रखेंगी। पर आपके रूम की आपकी कबर्ड में भी उनका सामान कुछ ना कुछ पड़ा ही रहेगा। किचन में मम्मी का बचना तो मम्मी किचन में भी कुछ सामान रख देंगी। सिमिलरली गैस के साथ यही है, गैस को आप कितनी भी जगह दे दो वो फैल जाती है। ठीक है।
तो गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स है, ना ही शेप फिक्स है। ठीक है। अब एक चीज और होती है, जैसे हम आइस होती है, आइस को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइस वर्सा चलो, गैस को कूल करो तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को कूल करो तो सॉलिड हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो सॉलिड है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, और जो गैस है वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। लिक्विड क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। अब गैस के साथ क्या है, अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया, मॉलिक्यूल्स को बहुत प्रेशराइज कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो सॉलिड बनेगा। तो हाई प्रेशर पे सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लो प्रेशर पे गैस एग्जिस्ट करेगी, बीच वाला प्रेशर पे लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई इनकी डिफरेंस की। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे दो फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट करने बोलते हैं इसको। जैसे सिंपल लेमन भाषा में समझाऊं तो, जैसे अगर मैं बोलती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, 1 atm प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो इस पे सॉलिड और लिक्विड पानी का, आइस वाटर एक साथ रहते हैं। आपको अगर कोई बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ आइस है, जी नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और लिक्विड वाटर भी है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड भी और उसका लिक्विड भी। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड भी और गैस भी। सब्लिमेशन क्या होता है यार, सॉलिड से गैस। तो सब्लिमेशन पॉइंट पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड भी और गैस भी। और ऐसा पॉइंट जिसपे तीनों ही एग्जिस्ट कर जाए, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको समझते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने मैटर को डिवाइड किया हुआ है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। देखो, सबसे पहले मैं प्योर सब्सटेंसेस समझाती हूँ। मान लो यार, मैं ना एक शॉपकीपर के पास गई और मैंने बोला कि मुझे ना घी चाहिए। ठीक है। तो वो मुझे कोई डब्बा दे देंगे घी का, और उस पर लिखा होगा प्योर घी। तो मैंने शॉपकीपर को बोला कि देखो यार, मैं ना साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को पता है ये प्योर नहीं है। वो बोलेगा अरे नहीं मैम, ये तो प्योर है, इसमें तो कोई मिक्सिंग नहीं हुई। पर यार, आपको समझना पड़ेगा कि वो अपनी साइंस फील्ड में उसको प्योर नहीं कहते। मैम क्यों, वो तो प्योर ही था। देखो समझो, अब हमारे हमारे लिए प्योर क्या है। प्योर हमारे लिए होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का मॉलिक्यूल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी की बात कर रही हूं तो पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो अगर मेरे डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ H2O ही है और कोई और एटम, कोई और मॉलिक्यूल, कोई और आयन, कोई और चीज है ही नहीं, तभी वो प्योर है। अगर मैंने उस पानी में थोड़ा सा भी नींबू डाल दिया या थोड़ा सा भी नमक डाल दिया, तो वो अब प्योर नहीं बचा। ठीक है, वो अब कुछ और ही बन गया है। अब घी के बारे में सोचो, घी में क्या है, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विटामिन मिनरल्स जो भी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं यार, तो वो प्योर नहीं है। प्योर के लिए क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से बना होता है। ठीक है, वो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि एक ही जब एटम्स जुड़ते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है। अब अगर वो एटम्स एक ही तरीके के हैं तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, S8P4O3। यहाँ पे देखो, S8 में देखो जरा ध्यान से, 8 एटम्स है होने को, लेकिन आठों कैसे हैं, सल्फर के। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। 4 एटम्स है फॉस्फोरस के P4 में, पर चारों कैसे हैं, फॉस्फोरस के। सो अगेन दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में ये होता है कि आपके जो दो या दो से ज्यादा जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl का एग्जाम्पल देखो। NaCl, सोडियम इज वन टाइप ऑफ एटम, Cl इज अनदर टाइप ऑफ एटम। नाउ दे बोथ आर बॉन्डेड टू ईच अदर। सो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। CH4 में वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन। तो ये हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के हमारे पास एटम्स मिल गए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स क्या है,
जब दो अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए तो उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर मैं H2O में, पानी में NaCl मिला दूं, ठीक है, H2O अपने आप में एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, NaCl अपने आप में एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। अब इन दो डिफरेंट टाइप के लोगों को मैंने मिला दिया, देन वी हैव मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हुआ हुआ है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि भाई आप बहुत यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हो। जैसे नमक को जब मैंने पानी में डाला, तो अब भले मैं ऊपर वाली चम्मच से ऊपर वाला ड्रॉप उठाऊं या नीचे वाला ड्रॉप उठाऊं ग्लास में, वो सेम ही टेस्ट करने वाला है। तो वो क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस, दिख भी एक जैसा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पानी के अंदर लेड से मिट्टी डाल दूं, तो मिट्टी क्या करेगी, नीचे सेटल हो जाएगी। अब मुझे पानी अलग दिख रहा है, मिट्टी अलग दिख रही है, तो ये क्या हो गया यार मेरा, हेट्रोजीनियस। ठीक है। अब एक सेकेंड इमेजिन करना, ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स वे में समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेके। पानी में मैंने डाला नमक, मिक्स हो गया, होमोजीनियस। अब इसी में डाला मैंने नींबू का रस, अगेन मिक्स हो गया, होमोजीनियस। इसमें मैंने डाल दिया रूह अफ़ज़ा, चार चीजें मिला दी हैं, मिक्स कर दिया है, ये भी क्या है, होमोजीनियस। बट अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया ऑयल। ठीक है। अब जैसे ही मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल उस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अभी मुझे वो जो पिंक कलर का रोजा वाला शरबत मेरा नीचे बन चुका है, उसके ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर ऑयल। ये सोल्यूशन कैसा है, हेट्रोजीनियस। तो जैसे ही मुझे दो अलग बाउंड्रीज दिखनी स्टार्ट हुई, मैंने उसे क्या कह दिया, हेट्रोजीनियस। समझ में आया। ठीक है। इसी को फेज कहते हैं। अब मान लो इसी में मैंने, अभी मुझे कितने फेज दिख रहे हैं, एक तो ऑयल वाला, एक वो मेरा रोजा का शरबत। अभी इसमें मैं मिट्टी डाल दूं तो मिट्टी विल सेटल डाउन एट द बॉटम। तो अब मुझे कितने फेज दिख गए, तीन दिख गए, राइट। अभी मुझे तीन फेज दिख गए। अब इसमें मैं थर्माकोल की बॉल्स डाल दूं तो कितने फेज दिख गए, चार दिख गए। ठीक है। तो इन्हें फेजेस कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ यार मैं, पहले आप क्वेश्चन करो, मैं आंसर नहीं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। अब आराम से क्वेश्चन करिए। तो आपको बताना है कि किसके साथ कौन जा रहा है। ठीक है, एक के साथ बहुत सारे लोग भी जा सकते हैं। तो जैसे एलिमेंट है, सबसे पहले आप ढूंढो एलिमेंट क्या होता है यार। एलिमेंट बताओ जल्दी जल्दी। देखो एलिमेंट में क्या होता है, देखो मुझे जो टी दिख रहा है, आप ध्यान से देखो, एलिमेंट में क्या एक ही तरीके का आइटम होता है, जी हाँ होता है ना। तो देखो कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, बिल्कुल एक टी हो गया। फिर और क्या है, हम एटम्स जो होते हैं, जो एलिमेंट बन गया H2 है, ठीक है, सपोज H2 है, तो मुझे अगर इससे H और H को अलग करना है तो मैं किसी फिजिकल मेथड से अलग कर नहीं सकती। मुझे बॉन्ड तोड़ना है, उनका बॉन्ड तोड़ना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी बाय केमिकल मेथड्स। ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आर में, ध्यान से देखो, कांट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। तो ए का क्या हो गया, आरबी हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फिजिकल मेथड से मैं इसको अलग नहीं कर सकती, तो इसका पीबी हो गया। और एलिमेंट्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है तो इसका एसबी हो गया। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कंपाउंड्स का क्या होगा, कंपाउंड्स के साथ भी यार देखो, बी के साथ आपको देखो पी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फिजिकल मेथड से आप उसको अलग नहीं कर पा रहे। क्यों जाएगा, क्या केमिकल मेथड से डिकम्पोज कर पाते हो क्या, बिल्कुल कर पाते हैं हम उसको, बी को, बी के साथ क्यों बिल्कुल जाएगा। ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, बी के लिए आर होगा क्या, वो कह रहा है कि केमिकल मेथड से भी इसको डिकम्पोज हम नहीं कर सकते। नहीं यार कर सकते हैं, आप H2 को देखो, आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओ H2 की, बिल्कुल वो H और O में अलग हो जाएगा। ठीक है। तो हम केमिकल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं, कंपाउंड्स को अलग किया जा सकता है। ठीक है। तो बी का आर नहीं होगा। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो बी का एस भी हो गया। इसके अलावा और कुछ लग रहा है, हाँ इसमें देखो लास्ट में, टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एटम्स होते ही हैं। ठीक है। अब आते हैं मिक्सचर पे, सी पे। सी में क्या बोल रहा है यार, सबसे पहले पी देखो, क्या फिजिकल डिकम्पोजिशन से उसको अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, मिक्सचर्स को तो बिल्कुल सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स, तो उसका पी नहीं होगा। कह रहा है केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है मिक्सचर्स को, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, फिजिकल केमिकल दोनों से ही किया जा सकता है। इसमें कह रहा है आर में कि केमिकल मेथड से अलग किया नहीं जा सकता, नहीं बिल्कुल गलत है, केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। कह रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है मिक्सचर का,
यार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो एस नहीं होने वाला है। कह रहा है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, बिल्कुल नहीं। इसमें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है। और वैसे भी हम दो लोगों को मिक्स कर रहे हैं, मान लो अगर मैंने दो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी मिक्स किया, H2 और O2 भी मिक्स किया, तब भी 200 तो ज्यादा ही एटम्स होंगे, तो सी का यू तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब वाटर आ जाता, तो अब यार वाटर ना एक कंपाउंड ही है, तो जो जो कंपाउंड के साथ आपने बी के साथ लगाया वही आप सब डी के साथ भी लगाओगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ही रहेगा। ई देखना क्या है, यार ई एक मिक्सचर है, तो जो आपने मिक्सचर के साथ लगाया वो आप सी के साथ जो आप लगा रहे हो वही आप ई के साथ लगाओगे। सी वाटर भी क्या है, ये भी एक मिक्सचर है, तो जो आपने सी के साथ लगाया वो आपका एफ के साथ भी जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मिक्सचर्स हैं उनको हम फिजिकल केमिकल दोनों मेथड से सेग्रीगेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स ऑन दी अदर हैंड, उनको उनको हमें बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो हमें केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। अब देखो, कुछ टर्म्स होते हैं यार केमिस्ट्री में, उनको समझते हैं। सबसे पहला टर्म जो है वो है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस का मतलब क्या होता है, यार ये वो प्रॉपर्टी होती है कुछ कंपाउंड्स की कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थोड़े गीले हो जाते हैं अगर उनको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए। इसी को डेलिक्वेसेंस बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर आप उसे खुले में छोड़ दो, उसके ना छोटे छोटे टैबलेट्स आते हैं, उसको पेलेट्स बोलते हैं, टैबलेट्स नहीं बोलते हैं उसको, पेलेट्स बोलते हैं, टैबलेट्स लाइक आते हैं वो। तो वो जो पेलेट्स होते हैं अगर मैं उनको खुला छोड़ दूं तो फिर वो धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं हम, डेलिक्वेसेंस। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हो गया। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी नहीं है। ठीक है। एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड हो गया। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं डेलिक्वेसेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा टर्म है, हाइग्रोस्कोपिसिटी। ये क्या है यार, ये थोड़ा डिफरेंट है। पानी तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये गीला नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। जैसे सीएओ, सीएओ में जब आप पानी डालते हो ना, तो वो सीएओएच होल्ट वाइज बन जाता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है। अब सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, तो सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट बना लेता है, Na2CO3.10H2O। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, 10th में ना। तो Na2CO3.10H2O बन जाता है। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है। तो या तो आप हाइड्रोक्साइड बना लो, या फिर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में उसको रख लो। तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, एफ्लोरेसेंस। इसको देखते हैं। ये क्या है, ये कुछ सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अपना पानी लूज कर देते हैं। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उनका, वो लूज कर देते हैं और वो धीरे धीरे पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब पहले दे हैड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब उसको लूज करने के बाद वो पाउडर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 7H2O। ठीक है। FeSO4.7H2O। सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, Na2CO3.10H2O। ठीक है। यहां पे इसको, एक सेकेंड रुकिए, आप इसे, ये 2H2O यहाँ पे ऐसे कर दिया H2O। ठीक है, ये चीज आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफ्लोरेसेंस आई होप समझ में आ गया। एफ्लोरेसेंस में क्या था, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, बट उसको उन्होंने लूज कर दिया। ठीक है। अब मैलेबिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी। वो मेटल्स शो करते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप मेटल्स को ठोको पीटो एंड देन वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने कॉपर फॉइल, गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सब देखा है। ठीक है, बस एक सेकेंड। चलिए, डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि आप उसे ठोको पीटो और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वायर्स में। जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, एल्यूमिनियम वायर, ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, प्लैटिनम। ब्रिटलनेस क्या है,
ब्रिटलनेस होता है कि हम किसी सॉलिड को ठोके पीटे और वो चूरा चूरा हो जाए, एकदम चूरा चूरा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल होना। ठीक है। जैसे आइस, अब उसको ठोको पीटो वो एकदम चूरा चूरा हो जाती है, डायमंड चूरा चूरा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी ब्रिटलनेस। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आपको अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ भी हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।